हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, और कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि मॉलिक्यूल में डायपोल होना ज़रूरी नहीं है, पर मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए, तभी जा कर के वो रमन एक्टिव होगा, नहीं तो वो रमन इनएक्टिव होगा। तो आज हम पढ़ते हैं प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 और डेल्टा जे इज इक्वल टू ±2. This is in contrast to the corresponding selection rule in IR spectroscopy. Delta J is equal to ±1. जो रिजिड रोटेटर है उसके लिए जो ऊर्जा का जो मान है वो आपको ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपन सिलेक्शन रूल देखते हैं कि सिलेक्शन रूल जो है, आपको ध्यान हो कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। और जो इसके अंदर जो सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है वो किसके लिए है, वो कॉरस्पॉन्ड करता है रेले स्कैटरिंग को। जो हमारा अगर आपको ध्यान हो, रमन स्पेक्ट्रा के अंदर, रमन इफेक्ट के अंदर हमने ये देखा था कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो जब डेल्टा जे का जो मान है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्कैटर्ड रमन रेडिएशन है वो क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी का है, जो कि इंसिडेंट लाइट का है, सेम फ्रीक्वेंसी दोनों की। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग। तो ये रेले स्कैटरिंग का ये केस हो जाएगा। अब जब ट्रांजिशन डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 है, तो +2 क्या देगा हमें, स्टोक्स लाइन देगा, -2 देगा हमें एंटी स्टोक्स लाइन देगा। अब जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, ये इक्वेशंस हमारे लिए नए नहीं है, पुरानी है, कि जो एनर्जी है रिजिड रोटेटर की वो हम देते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। ये वाला इक्वेशन है, देखिए, ई रोटेशनल इज इक्वल टू h²/8π² j इंटू j+1 दैट इज इक्वल टू b इंटू j+1 पर सेंटीमीटर, और डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू h²/8π² दैट इज इक्वल टू j इंटू j+1, और डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू j+1. Now where j is equal to 0, 1, 2, selection rule is delta j is equal to 0 और delta j is equal to +-2. अभी हमने सिलेक्शन रूल देखा था कि सिलेक्शन रूल क्या होगा, या तो डेल्टा j का मान 0 होगा या डेल्टा j का मान +-2 होगा। Now wave number difference for two consecutive energy states, delta nu is equal to, ये देखिए ये वाला, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। अगर दो जो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स है उसके लिए वेव नंबर डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू विल बी इक्वल टू bj-j'+1 माइनस bj'-j'+1। ये हमने पिछले उसमें भी निकाला था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब डेल्टा जे की वैल्यू +2 है तो क्या होएगा, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब डेल्टा जे की वैल्यू क्या है, +2 है, तब उसके लिए हम वेव नंबर डिफरेंस दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, जब डेल्टा जे का मान +2 है तो डेल्टा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, j' माइनस j'' विल बी इक्वल टू 2। देन डेल्टा न्यू डैश, तो न्यू डैश का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाला। तो डेल्टा न्यू डैश का मान हो जाएगा b इंटू j'+2 j'+3 माइनस bj'+1 पर सेंटीमीटर। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा b इंटू 4j'+6 पर सेंटीमीटर, वेयर j' इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। सिमिलरली इसी तरह से जब डेल्टा जे जो है, या हम यूँ कहें कि जे की वैल्यू पहले तो हमने रखी थी +2, अब हम रखेंगे -2। जब -2 रखते हैं यानी कि डेल्टा जे का जो मान है, ये देखिए, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली, डेल्टा जे इक्वल्स टू j' माइनस j'' दैट इज इक्वल टू -2। देन डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू माइनस b इंटू 4j'+6 पर सेंटीमीटर, वेयर j'' इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि अभी जैसे जो आपको बताया था कि जो सिलेक्शन रूल है, जैसा हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कैलकुलेट करते थे,
दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स के बीच का जो वेव नंबर है उसको हम, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम इसी इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट करते थे, ये वाला जो इक्वेशन है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे को पता है कि डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 होगा, तो वो किसका केस होगा, वो तो रेले स्कैटरिंग का होगा। अब हमें निकालना है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए, तो इसलिए एक में हमने +2 लिया है और एक में हमने -2 लिया है। अब क्या होगा कि जब हम इक्वेशंस को इनको कंबाइन करते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 और 3, ये वाले, ये देखिए, जब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रमन शिफ्ट मिल सकती है। तो रमन शिफ्ट, ये देखिए, ये रहा इक्वेशन हमारा, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा कि अब जब हम ये दोनों इक्वेशंस नंबर 2 और 3 को जब हम कंबाइन करते हैं तो रमन शिफ्ट कैन बी पुट इन द फॉर्म, ये देखिए, ये इक्वेशन आ गया हमारा, डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू प्लस माइनस बी 4j डैश डबल डैश प्लस 6 पर सेंटीमीटर। हमने ऊपर निकाला था, एक में +2 की वैल्यू डाली थी, एक में -2 की वैल्यू डाली थी, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर जे डबल डैश की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। नाउ द वेव नंबर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी गिवन बाय, जो कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं उनके जो वेव नंबर है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा हम दे सकते हैं कि जो रमन लाइन जिस तरंग संख्या पर आएगी, है ना, एक तरह से हम ये मान लें कि जो रमन लाइन जिस तरंग संख्या पर आएगी उसका व्यंजक ये होगा न्यू बार इक्वल्स टू, ये वाला न्यू बार इक्वल्स टू न्यू बार 0 प्लस डेल्टा न्यू बार, या न्यू बार की वैल्यू निकालें तो ये क्या जाएगा, न्यू 0 प्लस माइनस बी 4j डबल डैश प्लस 6 पर सेंटीमीटर। तो जे डबल डैश का मान क्या है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अब यहाँ जो ये न्यू 0 है, न्यू 0 क्या है, ये है वेव नंबर ऑफ रेले लाइंस, जो रेले लाइन है उसकी तरंग संख्या है। न्यू 0 क्या है, इसकी रेले लाइन की तरंग संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, हम निकाल रहे हैं वेव नंबर इसके स्टोक्स लाइन के लिए और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए। तो अब स्टोक्स लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, देखिए, स्टोक्स लाइन के लिए हो जाएगा न्यू 0 बार माइनस बी इंटू 4j डबल डैश प्लस 6 पर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू न्यू 0 माइनस 2b, दैट इज ब्रैकेट 2j डबल डैश प्लस 3 पर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा स्टोक्स लाइन के लिए इक्वेशन। ये देखिए इसको, ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, ये स्टोक्स लाइन के लिए इक्वेशन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जे की जो वैल्यू है क्या है, 0 1 2 3 है। सिमिलरली एंटी स्टोक्स लाइन के लिए भी हमारे पास में इक्वेशन आ गया। एंटी स्टोक्स लाइन का इक्वेशन क्या आ गया है, न्यू 0 डैश प्लस बी इंटू, अब यहाँ देखिए ऊपर था माइनस, नीचे प्लस है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन दोनों के अंदर इस चीज़ का डिफरेंस आएगा, तो इसको जब आप इक्वेशन लिखें तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आप स्टोक्स लाइन के लिए लिख रहे हैं तो न्यू 0 माइनस भी आएगा, और एंटी स्टोक्स के लिए न्यू 0 बार प्लस बी 4j प्लस 6 पर सेंटीमीटर्स, दैट इज इक्वल टू न्यू 0 प्लस 2b 2j डबल डैश प्लस 3 पर सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे को, एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन के लिए वेव नंबर आ गया। अब इसके अंदर न्यू 0 डैश से जो कम तरंग संख्या है पर जो स्पेक्ट्रम लाइनें प्राप्त होती हैं उसे हम स्टोक्स लाइन कहते हैं, और ये जो अधिक तरंग संख्या है उस पर जो रमन लाइन प्राप्त होती है उसे हम एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं। इस प्रकार जो अलाउड ट्रांजिशंस और उसके जो रिलेटेड जो स्पेक्ट्रा है वो हमने आपको इसमें चित्र के अंदर आपको दिखाया है, ये देखिएगा आप। नेक्स्ट उसके अंदर मैंने आपको ये दे रखा है, ये देखिए, ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये ट्रांजिशंस जो हैं ये इसके यहाँ पे ये देखिए स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टोक्स लाइन है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 भी है, और जो फर्स्ट स्टोक लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन और जो रेले लाइन है, जो सेंटर में जो लाइन है वो रेले लाइन है, इन दोनों से पहली जो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन का डिफरेंस जो है 6 भी है, और बाद में फिर सेकेंड और थर्ड ऑनवर्ड्स ये 4b के बराबर है। Thus रमन लाइन्स विल अपीयर एट वेव नंबर गिवन एज द एक्सप्रेशन, ये देखिए
ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसके अंदर ये रमन लाइंस इस तरह से हमारे को दिखाई देंगी, जहाँ पर न्यू ज़ीरो क्या है, वेव नंबर है रेले लाइन का, अभी आपको बताया था। तो द लाइंस एट वेव नंबर लेस देन न्यू ज़ीरो, अगर न्यू ज़ीरो से कम होएगी वेव नंबर तो हमें क्या मिलेगी, स्टोक्स लाइन मिलेगी। एंड दोज हैविंग वेव नंबर्स ग्रेटर दैन न्यू ज़ीरो बार आर नोन एज एंटी स्टोक्स लाइंस। नाउ ये इससे जो हमें रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा वो आपको मैंने अभी बताया था, आपको इसमें डायग्राम में दिखा रखा है। नाउ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव रमन लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड। अभी आप लोगों को ये इक्वेशन बताया था, तो अपन सेपरेशन को और अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा की लाइनों में जो दूरी है या सेपरेशन की जो गणना है वो हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 था उसके अंदर हम इसको रख के कर सकते हैं। क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 4, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये था इक्वेशन नंबर हमारा 4। ये देखिए, न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो बार प्लस बी प्लस माइनस B4 इंटू जे डबल डैश प्लस 6 पर सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू न्यू ज़ीरो प्लस माइनस 2B इंटू 2J डबल डैश प्लस 3 पर सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे J डबल डैश की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू डैश दैट विल बी इक्वल टू न्यू डैश 0 प्लस माइनस 6B पर सेंटीमीटर। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को प्लस माइनस 6B पर सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर स्टोक लाइन होएगी तो क्या होएगा, न्यू ज़ीरो बार की जो वैल्यू आएगी, न्यू बार की वैल्यू आएगी, वेव नंबर जो होगा हमारा होगा न्यू ज़ीरो बार माइनस 6B पर सेंटीमीटर। और अगर एंटी स्टोक लाइन होएगी तो उसके लिए हो जाएगा न्यू ज़ीरो बार प्लस 6B पर सेंटीमीटर। Thus, first stroke and first anti-stroke lines are equidistant from Rayleigh line. ये देखिए, अभी आपको बताया था मैंने, यहाँ पे ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये जो पहली स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक लाइन है वो रेले लाइन से इक्विडिस्टेंट है, 6B है दोनों के बीच का डिफरेंस। नाउ सिमिलरली सेकेंड स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन्स आर 4B distant apart from first stroke and anti stroke lines respectively। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए स्टोक्स लाइन और ये एंटी स्टोक्स लाइन। पहली स्टोक्स लाइन और पहली एंटी स्टोक्स लाइन रेले लाइन से 6B की दूरी पर है, और सेकेंड एंटी स्टोक्स लाइन और सेकेंड स्टोक्स लाइन के बीच का डिफरेंस 4B है, और ये फिर ये कंटिन्यूड है। Now, the homonuclear diatomic molecules like oxygen, hydrogen, etc. having center of symmetry do not show IR spectra, but they show rotation Raman spectra. Therefore, their structures can be determined by Raman spectra. यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रथम स्टोक लाइन व प्रथम एंटी स्टोक लाइन रेले लाइन से 6B पर सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये चित्र में दिख रहा है आपको। इसी प्रकार एक रमन लाइन से दूसरी रमन लाइन के बीच की जो दूरी है वो 4B है। यह रेले लाइन के दोनों तरफ समान है। यहाँ पे आप देखिए, जो फर्स्ट के अंदर डिफरेंस है सेकंड का डिफरेंस भी सेम है। शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा से B का मान आता है, अतः किसी अणु का आघूर्ण झड़त्व व बंध लंबाई ज्ञात की जा सकती है। अब जो समनाभिकीय अणु हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, जो शुद्ध कंपन या घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते क्योंकि इनका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है, लेकिन ये रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा देते हैं जिससे इनकी संरचना ज्ञात की जा सकती है। तो अब ये देखिए आप कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स IR स्पेक्ट्रा देते हैं जो कि जिनमें परमानेंट डायपोल होता है, और आपको ये बताया था कि जो रमन स्पेक्ट्रा है उसमें चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए। तो अब अगर डिफरेंसेस आपको याद हो, होमोन्यूक्लियर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच का अगर आपको डिफरेंस ध्यान हो तो उसके अंदर आप लोगों को एक बार बताया गया था कि चेंज इन पोलराइजेबिलिटी हमें आवश्यक है रमन स्पेक्ट्रा के लिए, और होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि IR इनएक्टिव होते हैं वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा देते हैं। उसके कारण से हम उनका जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। थैंक यू।